Hello students, in previous class we will discuss about the MOT और जो MOT था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वो आपके कंप्लीट हो चुका है। क्या क्या एक्सप्लेन करता था वो मैंने आपको बता दिया, कैसे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म में कैसे देखते हैं कि अगर कोई आपके पास मॉलिक्यूल में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, और अदरवाइज वो क्या रहेगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है वो बताया मैंने कि वो सब्सटेंस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है उसको आप क्या कहते हो, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर उतनी ही देर तक रहते हैं जितनी देर तक आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करोगे उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दूसरा आपके पास था डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक कौन से सब्सटेंस होते हैं, जो रिपेल होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, यानी कि उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है यानी कि मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें अगर, तो उसमें होता ही नहीं है। तो कैसे देखते हैं अगर कोई मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, तो आप उसका एमओ डायग्राम बनाइए। एमओ डायग्राम बनाने के बाद अगर उसमें आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक। और अगर आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या रहेगा, डायमैग्नेटिक। तो जो फर्स्ट टाइप का बॉन्ड था अपने पास वो था आयोनिक बॉन्ड, वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड टाइप का जो बॉन्ड था वो आपके पास था कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, वो भी कंप्लीट, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड, वो भी कंप्लीट हो चुका। कोवेलेंट बॉन्ड में अपन ने वेरियस टाइप की थ्योरीज पढ़ी थी। जैसे इसमें फर्स्ट आपके पास अपन ने ऑक्टेट रूल पढ़ा, फिर आपके पास पीबीटी थी, फिर हाइब्रिडाइजेशन था, फिर वीएसीपीआर था, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी। तो अब अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड की। वो आपके पास है, नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और उसके बाद अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ के चैप्टर जो है वो अपन खत्म कर देंगे आज इसको, है ना। तो देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कौन कौन से टाइप के एलिमेंट के बीच में बनता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है वो दिया किसने था, लेविस ने इसको एक्सप्लेन कर रहा था। किस किस टाइप के एलिमेंट के बीच में बनता है, एक आपके पास होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और एक आपके पास होगा इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज प्लस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को आप कौन सा बॉन्ड कहते हो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हो। कि फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगी वो हमेशा क्या होगी, एक्सेप्टर, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी। और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी वो आपके पास हमेशा क्या होगी, डोनर। कि सर एग्जांपल बता दीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास NH3 प्लस BH3 है, या BF3 ले लीजिए। बात करें BF3 और NH3 के बीच में जो बॉन्ड बनता है, अपने को पता है कि BF3 में जो बोरॉन है, सेंट्रल एटम आपके पास बोरॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो BF3 को अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, बिकॉज इन BF3 द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज नॉट कंप्लीटेड। बात करें NH3 की तो अपने को पता है कि NH3 के पास क्या रहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ये आपके पास कौन सी है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस टाइप के बॉन्ड को आप क्या कहते हो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हो। कि जैसे आपके पास ये BF3 है प्लस NH3, यहाँ पे आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, बोरोन को। ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। डोनेट करने के बाद में BF3 ये जो आपके पास बॉन्ड होता है इस बॉन्ड को आप कौन सा बॉन्ड कहते हो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हो।
कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में देखें जो हेड पार्ट है एरो का वो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है उसकी तरफ रहता है और जो टेल पार्ट है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसकी तरफ रहेगा। तो दोबारा एक बार बता देता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के बीच में बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या था, म्यूचुअल शेयरिंग थी, दोनों ही एलिमेंट क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन अपने अपने शेयर कर रहे थे और उससे क्या हो रहा था, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। बात करें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है कि आपके पास एक जना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दूसरा जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। यानी कि एक तो डोनर होगा और दूसरा आपके पास क्या होगा, एक्सेप्टर होगा। अब एक्सेप्ट करेगा कौन, वो एलिमेंट या वो कंपाउंड जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कौन, कि वो एलिमेंट या वो कंपाउंड जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो डोनर और एक्सेप्टर के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको अपन कौन सा बॉन्ड कहते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन देखें BF3 एंड NH3, आपके पास एक BF3 है, एक NH3 का मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन के पास पता है अपने को कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। BF3 में अपने को पता है कि जो बोरॉन है एक सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो इनके बीच में जिस टाइप का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको आप क्या कहते हो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हो। ओके, तो इसके और कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें ओजोन, O3, उसको आप क्या कहते हो, ओजोन कहते हो। तो ओजोन में कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, देखिएगा O, ये एक ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, ये O डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। यानी कि एक जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है वो क्या नहीं करते, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। यानी कि ये एक जना ही क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इन दोनों के बीच में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के का फॉर्मेशन होगा। तो अगर इनकी स्ट्रक्चर देखें, इनके इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पे आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रह जाएंगे। यहाँ पे आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और अगर यहाँ पे बात करें तो अपने को पता है ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि 3 आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। बिकॉज ये वाला जो ऑक्सीजन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसको जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो आपके पास कौन सा ऑक्सीजन एटम है, ये वाला ऑक्सीजन एटम। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके आपस में इसकी म्यूचुअल शेयरिंग से कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, डबल बॉन्ड का। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आपके पास क्या आ गया, ऑक्सीजन। अब इसकी बात करें इसके और इसके बीच में, तो ये जो ऑक्सीजन एटम है वो क्या करता है, इस ऑक्सीजन एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और इसके वैलेंस शेल में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसके कारण यहाँ पे 3 लोन पेयर अपन ने शो करें। यहाँ पे कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर, और यहाँ पे कितने लोन पेयर हो गए आपके पास, होगा ही नहीं लोन पेयर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, एक यहाँ आ गए, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ रहे। ये ओजोन की स्ट्रक्चर है। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक जना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा जना इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ओके, अब अपन देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मॉलिक्यूल की शेप में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल में क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि जैसे आपके पास क्या है, H2O। H2O ने मान लीजिए कि आपने H2O का प्रोटोनेशन करवाया कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मीनिंग होता है कि H प्लस को ऐड करवाना। एक्चुअली में जो H प्लस है हाइड्रोजन आयन है, उसको अपन प्रोटॉन भी कहते हैं, एज ए प्रोटोनेशन। H प्लस अगर कहीं पे भी ऐड होता है तो उसको अपन क्या कहेंगे, प्रोटोनेशन कहेंगे। तो जैसे H2O है, H2O में आपने H प्लस ऐड कराया, तो हाइड्रोजन जो आयन है उसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो कर नहीं सकता। अब बात करें ऑक्सीजन की, तो
ऑक्सीजन में आपके पास पता है कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है प्रेजेंट है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है प्रेजेंट है, मींस कि ऑक्सीजन जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और जो हाइड्रोजन आयन है यानी कि जो H+ है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। एक आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज और एक आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, मींस ऑक्सीजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है किसको, H+ को। तो डोनेट करेगा तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब इस बॉन्ड की बात करें, अगर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो H2O के हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंजेस हो रहा है, H2O के हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, H2O के शेप में क्या चेंजेस हो रहे हैं और H2O के बॉन्ड एंगल में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं। कि H2O है उसमें H+ से अगर वो यानी कि रिएक्ट करता है यानी कि वाटर का अगर आप प्रोटोनेशन करवाते हो तो होगा क्या, आपको मिलेगा H3O+, H3O+। अब आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहेगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे H2O का हाइब्रिडाइजेशन sp3, H3O+ का भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहेगा, sp3। कि सर कैसे, वो बता दीजिए। तो अपना वो सिंपल वाला रूल है, वो कैलकुलेट, वो फॉर्मूला लगाइए, H=1/2। वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस आपके पास 3 मोनोवैलेंट है, माइनस आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। H आप देखोगे तो 1/2 इंटू आपके पास 8 आ गया। H की वैल्यू अगर 4 आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3। यानी कि प्रोटोनेशन अगर आप करवाते हो H2O का तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन में कोई भी चेंज नहीं होता है। पहले भी sp3 था, अभी भी आपके पास क्या है, sp3 है। ओके, पहले भी अपने पास sp3 था, अभी भी आपके पास sp3 है। अपन ने देख लिया, अपने को ये तो पता ही है कि H2O में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यही फॉर्मूला अप्लाई करके देख सकते हैं, H=1/2 6 + 2। 2 क्यों लिया, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम्स है। H=1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 4 आता है। तो H की वैल्यू अगर 4 आएगी तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3। तो इन बोथ कंडीशन, चाहे H2O की बात करें चाहे H3O+ की बात करें, दोनों में ही आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है, कि सर दोनों में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारे पास क्या है, ये sp3। बात करें शेप की, यहाँ पे H2O में देखेंगे तो शेप आपके पास क्या आएगी, कि सर हमारे पास ये आएगी OH लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि सर वी शेप कह दे चाहे इसको आप बेंट शेप कह दे, ये वी शेप आएगी। ये ऐसे ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इससे बॉन्डेड है, ठीक है। ये किसके कारण से हुआ, मैंने कहा कि भैया लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और उसके बाद बॉन्ड पेयर तो उसके कारण से जो शेप है sp3 की जनरली टेट्राहेड्रल होती है। और अगर यहाँ बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी, वी शेप हो जाएगी। यहाँ पे बात करें H3O+ में, तो H3O+ में अगर देखते हो तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, 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 एक आपके पास क्या रहेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी कि शेप जो है वो पैरामिडल हो जाएगी। यानी कि पहले शेप कौन सी थी, वी शेप थी, अब शेप जो है वो आपके पास क्या रह जाएगी, पैरामिडल रह जाएगी। यानी कि शेप जो है वो चेंज होती है ना। हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंजेस नहीं होता है, शेप में आपके पास चेंज हो गया, और शेप में अगर चेंज हो रहा है तो बॉन्ड एंगल भी आपके पास क्या होगा, चेंज होगा। 104 डिग्री 5 मिनट, और यहाँ पे कितना रहेगा आपके पास, 107 डिग्री। तो जब भी आप क्या करवाते हो, प्रोटोनेशन करवाते हो, तो प्रोटोनेशन करवाने पर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो अपन देख सकते हैं। कि जैसे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 था, वहां पे भी sp3 है। उसकी शेप की बात करें तो यहाँ वी शेप था, वहां आपके पास पैरामिडल है। अगर शेप चेंज हो रही है तो अपने को पता है बॉन्ड एंगल भी चेंज होता है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 5 मिनट है, और यहाँ पे आपके पास बॉन्ड एंगल कितना है, 107 डिग्री। अब बात करें कि मेरे को प्रोटोनेशन ऑफ अमोनिया करवाना है, प्रोटोनेशन ऑफ अमोनिया मीन्स कि NH3 है, NH3 का मेरे को H+ के साथ रिएक्शन करवानी है, और मेरे को क्या मिलेगा, NH4+ मिलेगा।
तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आएंगे, हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंज होगा, या फिर मैं बात करूं कि शेप में क्या चेंज होगा, या फिर बात करूं कि बॉन्ड एंगल में क्या चेंज होगा। तो देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो अपने को पता है NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है sp3, और NH4 का भी क्या रहेगा आपके पास sp3। सर कैसे रहेगा, तो वो फॉर्मूला लगाइए जो अभी मैंने बताया था, H इक्वल्स टू 1/2 V प्लस एम माइनस सी प्लस ए। तो ए तो कुछ है ही नहीं, यानी कि आपके पास एनायन नहीं है, यहाँ आपके पास कैटायन है। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 5 + 4 कितने हो गए आपके पास 9। 9 में से आप 1 माइनस करोगे तो कितने हो गए 8। 8/2 करोगे तो H की वैल्यू यहाँ पे भी 4 आ रही है और H की वैल्यू यहाँ पे भी 4 आ रही है। दोनों कंडीशन में H की वैल्यू 4 आ रही है, तो हाइब्रिडाइजेशन दोनों कंडीशन में आपके पास क्या रहेगा sp3, यानी कि अमोनिया में भी sp3 और अमोनियम आयन में भी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा sp3। अब अगर बात करें आप शेप की, कि शेप क्या रहेगी, तो देखिएगा NH3 की शेप रहती है पिरामिडल, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। NH4 प्लस की कौन सी हो जाएगी कि सर टेट्राहेड्रल हो जाएगी, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो एक में शेप जो है वो आपके पास क्या आ रही है, पिरामिडल आ रही है। सेकंड में जो शेप है वो आपके पास क्या आ रही है, टेट्राहेड्रल आ रही है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो 107 डिग्री रहेगा, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो 109 डिग्री 25 मिनट रहेगा। तो ऐसे प्रोटोनेशन से आप क्या कर सकते हो कि कोई भी कभी क्वेश्चन पूछ ले कि प्रोटोनेशन क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हाइब्रिडाइजेशन पे, या फिर शेप पे, या फिर बॉन्ड एंगल पे, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो ये आपके पास प्रोटोनेशन था, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड था। एक आपके पास बॉन्ड कोऑर्डिनेशन रहेगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। आइए नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट अपने पास आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। जो अपने पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड था उसको बहुत ही, अभी जो अपने 11th में है उसका कंटेंट बहुत ही कम है। नेक्स्ट जब आप 12th में आओगे तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे पूरा एक चैप्टर है, तो उस समय अपन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की डिटेल स्टडी करेंगे, किस किस के बीच में फॉर्मेशन होता है, कैसे हाइब्रिडाइजेशन देखते हो उसमें, कैसे आप उसमें अलग अलग थ्योरीज और हैं वो देखते हो, तो वो अपन नेक्स्ट 12th में डिस्कस करेंगे ना। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो अगर बात करें कि व्हाट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, तो जब भी हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, उस बॉन्ड को अपन क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। व्हेन हाइड्रोजन फॉर्म ए बॉन्ड with the most electronegative element of the periodic table like fluorine, oxygen or nitrogen, then the bond is known as hydrogen bond। कि सर क्लोरीन और नाइट्रोजन की तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो उसके बीच में हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। जबकि आपके पास क्या है कि क्लोरीन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की 3 है, बट द साइज ऑफ क्लोरीन जो है वो आपके पास नाइट्रोजन से बड़ा होता है, इसके कारण से वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन की 2 कंडीशन आती है कि फर्स्ट जो है कि एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, जो किसकी रहती है, फ्लोरीन की रहती है, ऑक्सीजन की रहती है, नाइट्रोजन की रहती है। सेकंड रहता है कि साइज जो है वो स्मॉल होना चाहिए, कि जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उनका साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो हाइड्रोजन क्या है, 3 टाइप के एलिमेंट के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उस बॉन्ड को आप क्या कहते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड। व्हेन हाइड्रोजन फॉर्म ए बॉन्ड विथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो उस बॉन्ड को आप कौन सा बॉन्ड कह देते हो, एच बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड कह देते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो दो टाइप का होता है। एक आपके पास होता है इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और सेकंड आपके पास होता है इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है? व्हेन हाइड्रोजन फॉर्म ए बॉन्ड with fluorine, oxygen or nitrogen, means that elements which electronegativity is very high and size is small, known as hydrogen bond. And hydrogen bond can be classified into two types. First is intermolecular hydrogen bond and second is intramolecular hydrogen bond. तो क्या होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मीनिंग ये हो गया कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसे आप क्या कहोगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर सेम ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट एटम्स के बीच में, सेम मॉलिक्यूल के डिफरेंट एटम्स के बीच में जब अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसको अपन कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को दो टाइप से आप क्लासिफाई करते हो। फर्स्ट आपके पास आता है इंटरमॉलिक्यूलर एंड सेकंड आपके पास आता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होता है कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है तो उसको अपन कह देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर का मीनिंग क्या हो गया कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट एटम्स के बीच में होता है तो उसे आप क्या कह देते हो? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कह देते हो। कि सर एग्जांपल बता दीजिए दोनों का, तो देखिएगा मैं अगर आपको इसका आईयूपीएसी नाम पूछूं तो पूछ सकता हूं, बिकॉज मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। इसको कहते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसको क्या कहते हैं? पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्यों कहते हैं? नाइट्रो ग्रुप को छोड़ दीजिए, पहले ये क्या है आपके पास? बेंजीन रिंग पर कभी OH हो तो उसको अपन क्या कहते हैं कि सर उसको हम फिनॉल कहते हैं। अब देखिएगा मैंने कहा था आपको कि ये दोनों कंडीशन ऑर्थो वाली होती है, ये दोनों कंडीशन मेटा वाली होती है, और ये वाली कंडीशन किसकी होती है? पैरा की। तो इसका नेम क्या हो गया? ऑर्थो नाइट्रोफिन पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब पैरा नाइट्रोफिनॉल में कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि आपके पास एक मॉलिक्यूल पैरा नाइट्रोफिनॉल का ये है और दूसरा मॉलिक्यूल देखिएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल का, ये सेकंड मॉलिक्यूल पे आपके पास पैरा नाइट्रोफिनॉल का। अब इस मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन और इस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच में जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसको अपन क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। और कौन से टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इसको अपन कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको आप क्या कहते हो? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एक आपके पास पैरा नाइट्रोफिनॉल का मॉलिक्यूल, ये दूसरा पैरा नाइट्रोफिनॉल का मॉलिक्यूल। तो दो डिफरेंट पैरा नाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको अपन कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकंड आपके पास आता है इंट्रामॉलिक्यूलर। सेकंड अपने पास आता है इंट्रामॉलिक्यूलर। तो देखिएगा इंट्रामॉलिक्यूलर का एग्जांपल, OH N डबल बॉन्ड O और O। इसको आप कहते हो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप कहां पे जुड़ा हुआ है? नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। ये कौन सा था? पैरा। ये आपके पास कौन सा है? ऑर्थो। यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में होगी। ये एक ही मॉलिक्यूल के, ये एक ही मॉलिक्यूल है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसके ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन के बीच में, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट एटम्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो उसको अपन कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
और अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो इसको अपन कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपके पास होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। सर क्या फर्क पड़ता है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसकी सोल्यूबिलिटी इन वाटर ज्यादा होती है। अगर किसी कंपाउंड में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो उसकी सोल्यूबिलिटी इन वाटर क्या रहती है? ज्यादा रहती है। कि सर क्यों रहता है? क्योंकि वो मॉलिक्यूल क्या करता है? वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेता है। वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या कर लेता है? फॉर्मेशन कर लेता है। कि जैसे अल्कोहल की बात कर लेते हैं, अल्कोहल आपके पास क्या होता है? ROH को आप क्या कह देते हो? अल्कोहल कह देते हो। ये अल्कोहल है। अब ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल हो गए। तो जितनी ज्यादा आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कौन सी? इंटरमॉलिक्यूलर, उसकी सोल्यूबिलिटी इन वाटर भी क्या रहेगी? उतनी ही ज्यादा। अगर कोई कंपाउंड में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो उसकी फिजिकल स्टेट जो है या तो लिक्विड होगी या आपके पास क्या होगी? सॉलिड होगी। कि कभी क्वेश्चन आ जाए कि why H2O is liquid and H2S is gas। तो why H2O is liquid? Because in H2O hydrogen bonding is present in between hydrogen and oxygen। H2O में क्या रहेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके कारण से वो लिक्विड स्टेट में होता है। H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसके कारण से वो गैस स्टेट में रहता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। 12th में क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का एक, कि फिनॉल वाले चैप्टर में एक चैप्टर है आपके पास फिनॉल। आपको ये पूछा गया है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में से कौन ज्यादा वोलेटाइल होगा? वोलेटाइल का मीनिंग क्या होगा? कि कौन जल्दी से वेपराइज हो जाएगा। तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वो इजीली क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा, यानी कि ये ज्यादा वोलेटाइल होगा और ये आपके पास कम वोलेटाइल होगा। बिकॉज इसमें आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें आपके पास क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और उसकी वोलेटाइल तो वो ज्यादा वोलेटाइल होगा। जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो ज्यादा क्या रहेगा आपके पास? वोलेटाइल। तो ये मोर वोलेटाइल है, ये लेस वोलेटाइल है बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है विस्कोसिटी भी उतनी ज्यादा होती है। विस्कोसिटी का मीनिंग क्या हो गया? कि फ्लो को रोकना। जैसे कोई लिक्विड है, जैसे शहद की बात कर लेते हैं, हनी की बात कर लेते हैं। अगर आप किसी सरफेस पे गिरा देते हो और एक केरोसिन को किसी सरफेस पे गिराओगे तो मूवमेंट केरोसिन की क्या होगी? ज्यादा होगी। और अगर हनी की बात करें तो क्या रहेगी? कम रहेगी। बिकॉज वहां पे फ्रिक्शन के कारण से उसके मॉलिक्यूल्स उसको फ्लो करने से रोकते हैं। तो इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ध्यान रखिएगा, अगर किसी मॉलिक्यूल में है तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर ज्यादा रहेगी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, विस्कोसिटी आपके पास ज्यादा रहेगी। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें प्रेजेंट है वो आपके पास हमेशा कौन सी स्टेट में रहता है? या तो लिक्विड में रहेगा या सॉलिड। इंट्रामोलिकुलर की बात करें तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर कम रहती है आपके पास, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है, विस्कोसिटी आपके पास क्या रहता है? कम रहती है। और अगर बात करें कि वोलेटाइल जो है वो ये आपके पास क्या होगा? ज्यादा। तो ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीट हुई और इसी के साथ जो कोवेलेंट जो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है वो यहीं अपन इसको बाइंड अप करते हैं। एक वॉन्डरवॉल बॉन्ड रहा है, वो अपन जब स्टेट ऑफ मैटर करेंगे तो वहां पे मैं आपको वॉन्डरवॉल बॉन्ड भी जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर खत्म होता है। अब आप इसके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो आप मेरे को पूछते रहिए कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।